हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन कार्बन के बीच में बंध टूटते हैं। ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच बंध टूटते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यही होते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और कार्बनिक अम्ल होते हैं। ठीक है, अब जब ये बंध टूटते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो इनसे एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनर्जी रिलीज़ मतलब ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा जब निकलेगी तो एटीपी के रूप में इकट्ठी हो जाती है। मतलब जब ये पौधों में ऊर्जा बनती है तो किस रूप में रहती है, जब ये ऊर्जा बनती है तो सिक्के के रूप में इकट्ठी हो जाती है, और इस सिक्कों को कहते हैं, इस सिक्के को हम लोग कहते हैं एटीपी। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं इन्हें ही हम लोग कहते हैं श्वसन क्रियाधार, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी ऑक्सीडेशन से ऊर्जा मुक्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, श्वसन क्रियाधार कहते हैं। श्वसन क्रियाधार कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, साथ में कार्बनिक अम्ल, इंग्लिश में ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इन सब का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है विघटन। विघटन मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, अब इन श्वसन क्रियाधार का जो विघटन होता है वो स्टेप वाइज होता है, जिसे कहते हैं चरणबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, वाइज होता है, और इसमें क्या दिखाई देता है, अधिक कुशलता दिखाई देती है। ये श्वसन क्रियाधार का ऑक्सीकरण होता है तो ये एंजाइम द्वारा कंट्रोल होता है, एंजाइम द्वारा नियमन होता है। ठीक है, और इसमें ऊर्जा हानि भी कम होती है। श्वसन क्रियाधार जो होते हैं इनका ऑक्सीकरण एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, इसमें अधिक कुशलता देखने को मिलती है, और ये एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है, और इसमें ऊर्जा हानि भी कम दिखाई देती है, मतलब ऊर्जा हानि बहुत कम होती है। अब देखिए, इतने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बताए हैं। इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे कॉमन मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का नाम है कार्बोहाइड्रेट। सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट श्वसन क्रियाधार, सबसे कॉमन श्वसन क्रियाधार कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसे ही क्या कहते हैं, ग्लूकोज। देखिए, जो पौधे होते हैं उनमें भोजन ग्लूकोज के रूप में बन जाता है। ठीक है, लेकिन इकट्ठा किसके रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहता है, मतलब संचित रहता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो होती है पौधों में स्टार्च के रूप में संचित रहती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है मतलब भोजन है, स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो गया, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, सुक्रोज के रूप में जाता है। पौधों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित रहती है, और जब ये स्थानांतरित होती है, कार्बोहाइड्रेट ही क्या है, भोजन, और ये पौधों में जो भोजन होता है सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये जो सुक्रोज है, ठीक है, इसे गन्ना भी कहते हैं। सुक्रोज क्या होती है, गन्ने का सूत्र, वही सुक्रोज का सूत्र। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। जब इस सुक्रोज का विघटन होता है, विघटन मतलब टूटना, कैसे टूटेगा, ये इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से टूटता है। ये सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से टूटता है तो ये ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनाता है। जब ये सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से टूटता है तो ये ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनाता है। ये इन्वर्टेज है, ठीक है, और साथ में इसमें हम सुक्रेज एंजाइम भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एज किसी भी कोई भी नाम लिखा हो उसके लास्ट में आता है एज, तो वो क्या होता है, वो एंजाइम पहचानने की, उससे हम लोग एंजाइम पहचान सकते हैं। एज लिखा है ना, ये क्या है, एंजाइम। सुक्रेज, एज आ रहा, कार्बोहाइड्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, ये सब क्या है, एंजाइम होते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज बने हैं। ठीक है, अब यही ग्लूकोज आगे जा कर के क्या करे, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया करता है। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पथ कहते हैं, ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट के आधार पर दिया गया था, इम्बडन, मैरॉफ और पारनाज। 3 वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने ये ग्लाइकोलिसिस दिया था, इसलिए इसे ईएमपी पथ भी कहते हैं, या ईएमपी पाथवे इंग्लिश में। सभी जीवों के कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव में
ग्लाइकोलिसिस की क्रिया सभी सजीवों के कोशिका द्रव में देखने को मिलती है और ये जो ग्लाइकोलिसिस है अवायवीय और वायवीय श्वसन दोनों के लिए पहला पद होता है। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज आंशिक मतलब आधा कम टूटेगा, ज़्यादा नहीं टूटता, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज का अणु होता है, उसका आंशिक विघटन होता है जिससे 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज अणु से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं और ग्लाइकोलिसिस जो है ये 10 इसमें क्या होती है 10 चरण होते हैं या 10 पद होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अर्थ समझिए। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज क्या है शुगर। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। लाइसिस मतलब होता है टूटना। लाइसिस मतलब क्या होता है ब्रेकडाउन को ही क्या कहते हैं विघटन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पथ भी कहते हैं। ईएमपी पथ इसलिए दिया गया क्योंकि इसे 3 वैज्ञानिकों ने दिया था, इम्बिडेन, मैरॉफ एंड पारनाज, इन्हीं के नाम पर ईएमपी पथ दिया गया। और ग्लाइकोलिसिस जो होती है ये सभी सजीवों के कोशिका द्रव में देखने को मिलती है। ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है ये वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन के लिए पहला पद होती है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है एक ग्लूकोज का अणु आंशिक रूप से टूटता है और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है, मतलब 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। एक ग्लूकोज अणु आंशिक रूप से टूटता है तो 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ये ग्लाइकोलिसिस में क्या करना है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का निर्माण करना है, मतलब एक ग्लूकोज लेंगे तो उससे 2 पायरुविक अम्ल बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिए, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन होते हैं। तो एक ग्लूकोज से क्या करेंगे अब बनाएंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे आया, हमने ATP दिया, ATP जब टूटता है तो ADP और फॉस्फेट बनाता है। आई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। जब ATP टूटेगा तो ADP और फॉस्फेट बनाता है, तो यही फॉस्फेट इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं। ये बनाएगा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज से क्या बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पर एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं हेक्सोकाइनेज। क्या कहते हैं हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या होते हैं एक दूसरे के आइसोमर, तो हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जगह क्या लिख दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसमें भी हम लोग एक ATP देते हैं, देखिए देंगे ATP तो ATP टूट जाता है। ATP टूटेगा तो क्या बनता है ADP और फिर से एक क्या आ जाता फॉस्फेट आएगा फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। बात नहीं, एक के लिए क्या लगता मोनो, 2 के लिए बाई या डाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक फॉस्फेट था तो मोनो नहीं लिखा, मतलब लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। NCERT में मोनो नहीं दिया गया तो आप लोग को भी नहीं लिखना है। यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब ATP दिया तो ATP टूट गया, ADP देखिए यहाँ पे एरो लगाया मतलब ATP टूट रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एरो लगा देते तो ADP फॉस्फेट मिलकर के ATP बनाते। आप लोग को एरो ध्यान रखना है कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ATP टूटा तो ADP और फॉस्फेट बनाया तो क्या बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, ठीक है। अब ये बाई फॉस्फेट है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो एक बनाता है एल्डिहाइड, दूसरा बनाता है कीटोन, बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। एक एस्टोन बनता है, एक एल्डिहाइड बनता है, एक एस्टोन बनता है दूसरा एल्डिहाइड। फर्स्ट बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सेकेंड है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसमें क्या हुआ, ये 6 कार्बन वाला था तो 3 कार्बन इसमें आ गए, 3 कार्बन इसमें, इसलिए ये कितने कार्बन वाला है, ये 3 कार्बन वाला है तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसी की तरह बन जाता है। तो कितने बन जाएंगे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, अब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2 बन जाते हैं, कितने बन गए 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2 बन जाते हैं क्योंकि ये वाला इसी में ही बदल जाता है। तो एक ये है और एक ये, कितने हो गए 2, तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणु बन जाते हैं, ये बन गए, ठीक है। इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 3-PgAl, PgAl मतलब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है।
अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या देंगे, देखिए एल्डिहाइड से क्या बनाना है, एसिड। जब एल्डिहाइड से एसिड बनाते हैं तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है उसका ऑक्सीकरण। जब एल्डिहाइड एसिड में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। और आपने ये भी पढ़ा होगा अगर एक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का क्या होता है, अपचयन। ये रिडॉक्स अभिक्रिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर एक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएगा 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट। क्या बनाएगा, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट। इसका ऑक्सीकरण हुआ था 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का, इसका क्या होगा, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा तो वो होता है अपचयन। और ऑक्सीकरण में क्या पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसका तो ऑक्सीकरण हुआ था इस वाले का 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का, और इसके साथ ये जो सह एंजाइम है इसे क्या कहते हैं, सह एंजाइम, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन क्यों, देखिए NAD+ से क्या बन रहा है, NADH, यहाँ पे H जुड़ गया तो इसका क्या, सह एंजाइम का अपचयन हो गया। अब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बन जाएगा 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट। क्या बनेगा, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट, शॉर्ट फॉर्म में BPG बाई फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2 बना था इसलिए NADH भी कितने बनेंगे, 2, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट में क्या होगा, 3 बाई फास्फोग्लिसरेट में क्या होगा, अब इससे क्या होगा, फास्फेट हटेगा। फास्फेट हटेगा, कैसे हटता है, जब ADP फास्फेट को मिला लेगा अपने में तो क्या बना लेगा, ATP बनाएगा। देखिए ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ATP टूटता है तो ADP फास्फेट बना रहा है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ADP और फास्फेट मिल करके क्या बनाते हैं, ATP। मतलब यहाँ पे हमें ऊर्जा देनी पड़ी थी, ठीक है, ऊर्जा दी थी हमने, और यहाँ पे ऊर्जा क्या हो रही है, मिल रही है। यहाँ पे ऊर्जा दी थी, एरो देखो यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे ऊर्जा बन रही है। ATP ने फास्फेट को इससे निकाल लिया तो क्या बना दिया, ATP। 2 थे तो ये भी 2 ATP बनेंगे। तो यहाँ से फास्फेट निकलेगा तो क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ 1,3 मतलब 1,3 का मतलब क्या है, 2 फॉस्फेट थे, फास्फो है ना, ये देखिए फास्फोग्लिसरेट, तो एक हट गया, कितने बचे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3PG, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2PG, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा पेप। पेप का पूरा नाम फास्फोइनॉल पायरुवेट। पेप का पूरा नाम क्या है, फास्फोइनॉल पायरुवेट। ये भी 2 बनते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से एक एक बन रहा है, ये वाला जो है इसी में बदल जाता है, जो है इसकी तरह बन जाता है। तो ये पहले से एक था, एक और आ गया तो ये 2 बन गए, ये 2 हैं, ये भी 2, ये 2, ये सारे अब क्या बनेंगे, 2-2 अणु बनेंगे। तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट ने बनाया पेप। पेप का पूरा नाम फास्फोइनॉल पायरुवेट। फास्फोइनॉल पायरुवेट, फास्फो मतलब इसमें भी अभी क्या है, फॉस्फेट, तो इससे फॉस्फेट हटेगा। ADP और फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, ATP। 2 पेप बन रहे थे तो ATP कितने बनेंगे, 2। पेप बाद में क्या बना था, पायरुविक एसिड। 2 पेप थे तो 2 क्या बनेंगे, पायरुविक एसिड, ठीक है। एसिड का फॉर्मूला CH3COCOOH होता है, तो 2 पायरुविक अम्ल बन जाते हैं। तो देखिए एक ग्लूकोज से हमने क्या बना लिया, 2 पायरुविक अम्ल बना लिए। एक ग्लूकोज से क्या बना, 2 पायरुविक एसिड। इसे को ही हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलिसिस चक्र, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस में हमें क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई, ये पूरा हम लोग देखेंगे। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि 2 पद ऐसे हैं जिसमें ऊर्जा यूज़ हुई, कहाँ कहाँ पे हैं, टोटल स्टेप देखिए कितने हैं। फर्स्ट स्टेप ये हो गई, पहला पद ये है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10। इसलिए अभी पीछे हमने क्या बताया था कि ग्लाइकोलिसिस कैसा है, ये 10 पद वाला होता है। ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में मतलब 2 स्टेप में क्या हो रही, ऊर्जा यूज़ हो रही है। देखिए ऊर्जा दी है ना, तब ये ATP टूटा, ADP और फास्फेट में, इसका मतलब क्या, ऊर्जा हमने दी है, 2 पदों में ऊर्जा दी गई है। तो 2 स्टेप में ऊर्जा यूज़ हुई है तो -2 ATP लिख दिया। एक ATP ये, एक ये, 2 ATP। और एक पद में ऑक्सीकरण हुआ, देखिए कहाँ हुआ, इसका तो ऑक्सीकरण हुआ था, ठीक है, इसका क्या हुआ, अपचयन।
तो एक पद में ऑक्सीकरण हुआ है, इसे कहते हैं सह एंजाइम का अपचयन हो गया। और 2 पद में ऊर्जा क्या होती है, बनती है। देखिए 2 पद में ऊर्जा बनी है, कहाँ पे बनी है, देखिए एडीपी फॉस्फेट ने मिलकर क्या बनाया, 2 एटीपी। और यहाँ पे देखिए 10वें नंबर पे 10 स्टेप में 2 एडीपी फॉस्फेट ने मिलकर क्या बनाया, 2 एटीपी। तो 2 एटीपी ये, 2 एटीपी ये, कितने हो गए टोटल, 4 एटीपी। 2 पद में ऊर्जा बनी है, कितनी ऊर्जा बनी है, 4 एटीपी। मतलब लाभ कितना हुआ, 2 हमने दी थी और 4 बनी है, तो बची कितनी, टोटल एटीपी कितनी, नेट गेन एटीपी, टोटल कितनी एटीपी प्राप्त हुई है, 2 एटीपी। 2 दी थी, 4 बनी, तो घटा दो कितनी आएंगी, 2 एटीपी। और देखिए ये पूरा काम किसके आधार पर हो रहा है, क्रियाधार के आधार पर। और एटीपी बन रहा है, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब एटीपी बनती है तो एटीपी के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, फास्फोरिलीकरण, इंग्लिश में फास्फोराइलेशन। ये क्रियाधार के स्तर पर हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं क्रियाधार स्तर फास्फोरिलीकरण, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। आप लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं, ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, इसकी क्या हुई, ग्लाइकोलिसिस। ये पूरा प्रोसेस है, ये शॉर्ट फॉर्म में। 6 कार्बन का ग्लूकोज है, इसकी ग्लाइकोलिसिस हुई, इसमें 2 एटीपी बने और साथ में 2 एनएडीएच बने। यहाँ पे देखिए कितने एनएडीएच बने थे, 2 एनएडीएच बने थे ना, ये 2 थे, ये 2 एनएडीएच बने थे। तो 6 कार्बन के ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस हुआ, जिससे 2 एटीपी और 2 एनएडीएच बने। काम कहाँ पर हो रहा था ग्लाइकोलिसिस का, कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। जिससे क्या बनते हैं, 2 पायरुविक अम्ल बन जाते हैं। और पायरुविक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COCOOH। पायरुविक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COCOOH, ठीक है। इसमें मतलब पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। कितने हैं कार्बन, 3, 1 2 3, 3 कार्बन है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। और क्या उसका पूर्ण अपघटन हुआ, पूरी तरीके से नहीं। कैसा अपघटन हुआ, आंशिक अपघटन होता है ग्लूकोज का, तब 2 का आंशिक अपघटन होता है। आंशिक अपघटन मतलब ग्लाइकोलिसिस होता है, कहाँ पे होती है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया, कोशिका द्रव में होती है, जिससे 2 पायरुविक अम्ल बन जाते हैं। इसका फॉर्मूला CH3COCOOH। अब ये पायरुविक अम्ल जो बनता है ग्लूकोज से, जो पायरुविक अम्ल बनता है एब्सेंट है। अगर इस पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये कोशिका द्रव में ही रहता है। अगर इस पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कोशिका द्रव में ही रहता है और वहाँ पर किण्वन की क्रिया करता है। किण्वन की क्रिया, कोशिका द्रव में रहता है और ये किण्वन की क्रिया करता है। ये किण्वन की क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है लैक्टिक अम्ल किण्वन, दूसरी होती है एल्कोहलिक किण्वन। किण्वन 2 प्रकार के होते हैं, लैक्टिक अम्ल किण्वन और एल्कोहलिक किण्वन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर इस पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसे कहते हैं वायवीय प्रक्रिया। अगर पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है और कहाँ जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। अगर इस पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिल जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, देखिए इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए हिंदी में लिख दिया जाता है, ठीक है। पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं लिंक रिएक्शन, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। किस में होता है, अवायवीय प्रक्रिया में होता है। किण्वन की प्रक्रिया अवायवीय होती है। कैसे अवायवीय, देखिए किण्वन है, अवायवीय कब है, जब पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिली कोशिका द्रव में तो इसने किण्वन कर लिया। तो किण्वन की प्रक्रिया अवायवीय होती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती इसमें, ठीक है। कहाँ पर होती किण्वन, ये होती कोशिका द्रव में। देखिए किण्वन की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में। और ये किण्वन कौन कौन से जीवों में देखा जाता है, किण्वन की क्रिया अधिकांश प्रोकैरियोट्स में देखी जाती है और एक कोश की यूकैरियोट में होती है। एक कोश की यूकैरियोट का नाम है ईस्ट, ठीक है। ये किण्वन 2 प्रकार के होते हैं, लैक्टिक अम्ल किण्वन और एल्कोहलिक किण्वन। लैक्टिक अम्ल, एल्कोहलिक किण्वन ये दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। लैक्टिक अम्ल और एल्कोहलिक किण्वन ये दोनों ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं और इसमें ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। कितना होता है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन 7% से भी कम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लैक्टिक अम्ल किण्वन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पर होता है, बैक्टीरिया में होता है और साथ में हमारी मसल्स में होता है।
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जीवाणु और कंकाल पेशियों में होता है।